72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, जिससे जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है और इवन कश्मीर से भी बहुत फ़ोन आए, दोनों जगह पानी की बहुत क्राइसिस हो रही है। और जिस प्रकार से डेली वेजर्स बिल्कुल ही ज़िद पे अड़े हुए हैं, सरकार मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानियां आ रही है। मुझे लगता है कि इस हाउस में यदि आप डायरेक्शन भी पास करेंगे, सरकार उनसे बैठ के बात करे। जो कमेटी बनी है, चलो 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो अलग है, लेकिन अभी हम भागे नहीं, क्योंकि एक ऐसा तबका जो डिप्राइव्ड है और जिसकी वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची है पानी के लिए। इसके लिए मेरी गुजारिश है पूरे हाउस से कि सरकार उनसे बात करे और कोई न कोई उनसे बैठ के कोई रिजल्ट निकले, कोई आउटकम आए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। AQ number Minister in charge education. AQ number 58. जी. So AQ number 58. There is no proposal in the department for establishment of degree college at Achabal at present. The establishment of new degree colleges involves huge capital by way of creation of staff, including both teaching as well as non-teaching. Besides infrastructural requirements and a good chunk of land, this department is at present vigorously involved in a meeting out the infrastructural needs, that is land, building, etc. of 50 new colleges established by Government Order number 48, Higher Education of 2019 dated 5/2/2019 and Government Order number 106 of Higher Education 2019 dated 1/3/2019. The department at present is receiving demands for the establishment of new degree colleges in Jammu and Kashmir, which includes a request with regard to Achabal, for which feasibility is being sought as per the norms in vogue on the subject. हाँ जी. Supplementary sir. पूछिए. सर, जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने जवाब दिया, मैं तो इससे सेटिस्फाई हूँ कि अभी जब कॉलेज यहाँ पे और दिए जाएंगे तब उसका भी ख्याल रखा जाएगा। मगर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, इससे पहले भी वहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, और 15 किलोमीटर अनंतनाग से, 15 किलोमीटर पतरसू से और कोकरनाग से 15 किलोमीटर, मतलब सेंट्रली लोकेटेड एरिया है। वहाँ पे ज़रूरी फिजिबिलिटी मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी इनके पास पहुँच भी होगी, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि वहाँ पे जब भी ये प्रोसेस शुरू होगा तो वहाँ पे कॉलेज देना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अराउंड में रहते हैं। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं सेटिस्फाई इनके जवाब से। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी. सर, सुनील भारद्वाज. सर, AQ 1341. Minister in charge health. So AQ 1341 in Ramnagar constituency, out of 252 sanctioned posts of doctors, paramedics, non-gazetted 142 are filled, and additional 101 staff doctors, paramedics have been deployed under the National Health Mission to improve health care in remote areas. Out of 365 newly appointed medical officers, 17 were posted in Udhampur. Selection process for 181 medical officers posts is still underway with the Jammu and Kashmir Public Service Commission. Once the selections are received, the appointed doctors will be assigned to health institution experiencing severe staff shortages. In addition to this, the department is also in the process of operating the wait list for 91 selected medical officers. Shall we take it as read? Okay. पूछिए सवाल आप. मैम, ये मैंने पढ़ा, मगर इसके अलावा जो मेन कंसर्न मेरा है इज़ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन स्पेशली इन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर। स्पेशली सर्जन वहाँ पे नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है, और जितने भी मेरे PSCs हैं वहाँ पे BMO भी नहीं है, जो मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं है। एक मेरा चुनूनता जो PSC है वहाँ पे एक डेंटल सर्जन की पोस्ट है, 5 साल से कोई डॉक्टर वहाँ से सैलरी विड्रॉ कर रहा है, और 5 साल से ही और शी इज़ पोस्टेड इन मड।
तो ऐसी ही सिचुएशन बसंतगढ़ हॉस्पिटल की है मैडम। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है मगर उस रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो जितने भी मेरे PSCs हैं या CSC है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, देयर इज ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड डुडू बसंतगढ़ एरिया मीन्स इट्स 4 hour travel from रामनगर एंड फ्रॉम उधमपुर इट्स 5 hour travel एंड जितनी भी मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जितने भी लास्ट मंथ एक्सीडेंट्स हुए अनफॉर्चुनेटली एवरीवन डाइज, क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पा रहे और रामनगर हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है बसंतगढ़ हॉस्पिटल को। तो उस बारे में मैं एश्योरेंस चाहता हूं आपसे कि क्या कितनी जल्दी हमें वो स्टाफ मिलेगा। सर, ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपके पास हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, उनको चलाने वाला नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने जवाब में जो है ऑनरेबल MLA साहब को बताया हुआ है कि जो हमारे पास जो 365 डॉक्टर्स जो आए थे, न्यूली अपॉइंटेड जो हुए थे, उनमें से 17 जो डॉक्टर्स हैं वो हमने भेजे हैं वहाँ पे। इनके पास डॉक्टर्स की कमी है, वो सही बात है, कमी तो है, लेकिन अभी हमने ऑलरेडी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है वो 292 पोस्ट जो है वो ऑलरेडी रेफ़र किए हुए हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मुश्किल ये है कि दूर दराज इलाकों में जाना नहीं चाहते डॉक्टर्स, लेकिन अब हमने कोशिश की है जब से ये सरकार बनी है कि जो अटैच डॉक्टर रखे गए हैं उनको डिटैच करके इन दूर दराज इलाकों में भेजा जाए। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब भी जितने जल्द भी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र किए पोस्ट वो जब आएंगे, और भी कोशिश करूँगी मैं, अगर कहीं पे ज़्यादा डॉक्टर्स हो, कहीं पे कम हो, उनको थोड़ा रैशनलाइज करने की भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैम मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है रामनगर हॉस्पिटल और बसंतगढ़ हॉस्पिटल दोनों में। तो जो हमारी ऑनरेबल CM साहब से भी प्री बजटरी डिस्कशन हुई थी, उसमें भी आई हैव गिवन ए प्लान प्रपोजल ऑफ 25 करोड़ रुपीस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रामनगर हॉस्पिटल। तो एक मैं एश्योरेंस चाहता हूँ कि वो पैसा हमें मिले ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके। और सेकेंड इज आवर बसंतगढ़ हॉस्पिटल, दूर दराज का हॉस्पिटल है और मेडिकल ब्लॉक है पूरा। इट कैटर्स टू द नीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 पीपल। सो मैंने उसके लिए भी एक लेटर दिया है डायरेक्टर साहब को टू अपग्रेड दिस PSC into CSC। और उस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस हॉस्पिटल तक रोड ही नहीं है, और जब भी हमारे चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो, ओल्ड एज केस हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, हमें वो चारपाई पे उठा के हॉस्पिटल तक लेना पड़ता है। तो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो मैं चाहूँगा दोनों में आपका एश्योरेंस चाहूँगा, इट्स मच नीडेड अपग्रेडेशन फ्रॉम PSC to CSC फॉर बसंतगढ़ हॉस्पिटल। इसमें आप मुझे दोनों हॉस्पिटल का एश्योरेंस दे दे प्लीज़। थैंक यू सर। ये जो अपग्रेडेशन का इशू है कई बार आया है हाउस में, बल्कि बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा है जहां ज़रूरत नहीं थी वहां दिया गया, जहां ज़रूरत है उन एरियाज़ में कहीं कहीं कमी है। लेकिन आप जानते हैं कि पैसे हमारे पास इतने ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस हाउस में पिछली बार भी कहा है कि फ़िलहाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और डॉक्टर्स की कमी जो है उसको पूरा करना चाहते हैं ताकि पेशेंट केयर जो है वो सही ढंग से मिल पाए। उसके बाद जो है हम ध्यान देंगे एक्सपेंशन पे, ताकि एक्सपेंशन भी हो। हम क्लियर इसमें ना नहीं कहते कि नहीं करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कुछ देर के लिए रुक जाते हैं जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी को हम पूरा कर पाएंगे। उसके अलावा ऑनरेबल मेंबर ने जो कहा है कि कुछ पैसे की इन्होंने डिमांड की है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको एग्जामिन करूँगी, और अगर अवेलेबिलिटी हमारे पास होगी पैसे की, हम कोशिश करेंगे इनके पास अवेलेबल जो वहाँ पे ज़मीन होगी जो वहाँ बनाना चाहते हैं उसमें हम कोशिश करेंगे ताकि कुछ पैसा दे और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सके, फैसिलिटी सही मिल पाए। और एक इन्होंने बात की है, एक्सीडेंट्स होते हैं एरिया में बहुत ज़्यादा और उनको इमीडिएट जो है हेल्थ केयर जो है नहीं मिल पाता है, उसके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत हो ताकि जल्द से जल्द पेशेंट्स को रेफ़र किया जाए और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए ताकि
ताकि उनका इलाज सही ढंग से हो। इसमें हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन अपग्रेडेशन जब होगा इसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जामिन कर रहा है, लेकिन फिलहाल अपग्रेडेशन का डिपार्टमेंट के पास कोई प्रपोजल नहीं है। फिलहाल हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो है उसको ठीक करना है ताकि पेशेंट केयर सही से सही मिल पाए। श्री प्यारेलाल शर्मा, सर AQ नंबर 1351। मिनिस्टर इंचार्ज वर्क्स, ये रामनगर का सवाल है, आपने रामनगर शिफ्ट किया। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. AQ number 1351. सवाल उठा, सवाल आगे Bids were invited for Singhpura Yellow Tunnel. However, annual due to the administrative reasons, the said project was sanctioned under Bharatmala Pariyojana Phase 1, which has ceased to be exist as per Ministry of Road Transport and Highway. Letter dated 8 August 2024, and the said project requires sanction under National Highway Scheme of MOT. Matter has been taken up with MOT for re-sanction of the project by National Highways and Infrastructure Development Corporation. The bids will be invited pursuant to sanction of the project from MOT. However, there is no proposal under consideration for Changar Vonda Tunnel and Chodraman Warwan Dadpura Value Tunnel. सर मैं जिन 3 टनल्स की बात कर रहा हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑनरेबल CM साहब का, जिन्होंने ऑलरेडी ये तीनों टनल्स का इशू दिल्ली सरकार के साथ उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सिंहपुरा वायलू टनल है जिसका दोबारा री सैंक्शन करवानी है, जो कि मेरी चिनाब वैली को कश्मीर के साथ जोड़ने का काम करेगा और ये एक डिफेंस रोड बनेगी। दूसरा टनल जिसका अभी प्रोजेक्ट भी नहीं बना है वो है भोंडा चंजर टनल, जो मड़वा वाड़वन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जोड़ने का काम करेगा, जो 6 महीने बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या जम्मू कश्मीर से ही काट होते हैं, जिनको हेलीकॉप्टर सर्विस लगानी पड़ती है 4 महीने। तीसरा जो टनल है चौधरमन वाला, वो मड़वा वाड़वन को कश्मीर के साथ जोड़ने का काम करेगा। मैं जानना चाहता हूं क्या ऑनरेबल डिप्टी CM साहब जो PWD R&D मिनिस्टर भी हैं, क्या वो खुद दिल्ली जाके ये जो तीनों टनल है क्या इनको फॉलो करेंगे और इनको सैंक्शन करवाने में मेरी मदद करेंगे कि नहीं? पहलू टनल का, इसके लिए तो हम, क्योंकि प्रोजेक्ट जो भारतमाला परियोजना पर फेज फर्स्ट था वो रुक गया था, वो बंद हो गया, तो लिहाजा उसके अंदर हमने ये दोबारा इसको परस्यू कर रहे हैं। और जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर्स कह रहे हैं कि जो बाकी जो रोड्स अब टनल्स की बात ये कर रहे हैं, तो इसके लिए फिलहाल तो हमारा कोई वहाँ पे हमने कोई DPR वगैरह कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया, लेकिन है कि जहाँ तक ताल्लुक है इनका जेन्युइन कंसर्न है और उमर अब्दुल्ला सरकार का भी कंसर्न है कि जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनको हम सड़कें पहुँचाएं। तो उसी में ये जहाँ तक ये कहते हैं कि दिल्ली में तो हम, क्योंकि पहले सबसे पहले हमारा सिंहपुरा वैल्यू जो टनल है इसके लिए है, और उसके बाद जहाँ तक दूसरा ये कह रहे हैं उसके लिए भी हम, क्योंकि कोशिश तो हमारी हर चीज़ के लिए जारी रहेगी और इसके लिए भी अगर ये कहते हैं तो वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम टनल्स बन गए, मुगल रोड का टनल नहीं बना। नहीं, इसका सवाल नहीं सर, ये नहीं, ये मतलब टनल का है, मुगल रोड का टनल भी अगर ऑनरेबल डिप्टी CM साहब से रिक्वेस्ट तशरीफ रखिए, इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। वहीदुर रहमान परासा, मिनिस्टर इंचार्ज PDD। Sir, AQ number 342. The total amount of funds allocated for CSR activities by NHPC for the current financial year 2024-25 in J&K is rupees 28.674 crores out of a total of rupees 167.93 crores for pan-India CSR activities of NHPC. 2. The activities carried out under CSR along with the expenditures is given at Annexure A. Sir, मैं वो Annexure पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफी लंबा है। ठीक है, कोई बात। पूछिए क्या पूछना। मेरी गुजारिश सर ये है कि करीब 30 करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ NHPC की तरफ से एक साल में पैसा खर्च हुआ है। डिटेल्स बहुत लंबी है और जिन चीज़ों पे ये खर्च हुआ है CSR का पैसा है, उन चीज़ों के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास है।
एक सर अगर पॉसिबल हो चिनाब में या उरी में या फॉर एग्जांपल बांडीपुरा में, खासकर चिनाब में इस वक्त एक बहुत बड़ी मुहिम है कि फ्री बिजली की, अगर ये CSR का ही पैसा उन्हीं लोगों को मिलता ताकि उस इलाके में कम से कम या तो उस इलाके में मुफ्त बिजली मिले क्योंकि वहाँ का ही पानी है। अगर वो मुश्किल है सर, CSR का पैसा जो है सर इसमें MLAs या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है किसी भी इलाके में सर। NPCC, NHPC से लेकर अगर 1-1 करोड़ रुपया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती कहीं पे, तो कम से कम मेन इंपॉर्टेंट इशू जो गांव में अवेयरनेस के रिलेटेड या डेवलपमेंट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, PHE के रिलेटेड, उसमें सारे थोड़ा बहुत सब MLAs की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये CSR का पैसा राइटली स्पेंड होता। शुक्रिया। विजिट बॉस। स्पीकर साहब, जहाँ तक CSR के इस्तेमाल का सवाल है, ये कंपनी जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे मशवरा करके और उनके डिमांड्स के बुनियाद पे जो है ये फैसले की जाती हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल इस पैसे का और सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को किस तरह पहुँचे। ऑनरेबल MLA साहब का जो मशवरा है कि इसमें जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए जब ये फैसले किए जाते हैं, ये मशवरा जो है हम NHPC तक पहुंचा देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि जिन जिन इलाकों में वो हैं वहाँ ऑनरेबल MLAs को भी जो है कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जैसे ऑनरेबल जनरली लोकल लेवल पे ही खर्च होता है, लेकिन NHPC के साथ 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक स्टेट शेयर, दूसरा पैट और तीसरा है CSR। CSR का 1% मिलता है, पैट के 2% मिलते हैं। स्टेट शेयर मिलता ही मिलता है NHPC से, लेकिन मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि पैट पे स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कभी भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो 2% करोड़ों का है, वो हमारा नुकसान हो रहा है। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू टेक केयर ऑफ दैट। जहाँ तक CSR का ताल्लुक है, जो वहाँ फंड्स खर्च होते हैं, आता है स्टेट को पैसा मिलता है, बाद में मेंटेनेंस कुछ नहीं। जैसे हमारे वहाँ 17 करोड़ खर्च हुए एक बिल्डिंग पे, मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाएंगे जी, इसका सारा NHPC ने पैसा दिया पजलपोरा में, लेकिन बाद में वो बिल्डिंग ऐसी ही रही, सालों से पड़ी है। नोबडी इज बेबी। ये भी देखना है कि जो भी पैसा CSR में या पैट में मिले, बाद में स्टेट के पास क्या रिसोर्स है टू मेंटेन एंड यूटिलाइज दोस सोर्सेज एज सस्टेनेबल सोर्सेज। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसका लंबा मत कीजिए, इसका बाकी क्वेश्चंस आएंगे नहीं, फिर फर्क बताइए। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ सर, जैसे गुरेज में कृष्णगंगा प्रोजेक्ट है, कोई 320 मेगावाट उससे बिजली पैदा होती है और वहाँ के लोगों को सर जो है बेघर किया गया, तकरीबन 200 फैमिली कसम कुर्सी की हालत में, उनको अंडर RR प्लान सर, उनको जो है वहाँ पार्वती पैटर्न पे उनको 1 टाइम ये बेनिफिट देना था। मैं पूछना चाहता हूँ सर, वो कब तक आप दे देंगे? मैं किस चीज की बात आप कर रही है? CSR का मसला है कर रहा हूँ ना सर, मैं कह रहा हूँ सर, गुरेज में एक कृष्णगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ जो है बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो बेघर हो गई, तो डिस्प्लेस हो गई, तो उनको पार्वती बेसिस पे उनको बेनिफिट देना था, तो कब तक वो दे देंगे? भाई आप समझे नहीं मेरे ख्याल में सवाल ये है, CSR के तहत ही उनने सवाल पूछा था कितना पैसा यहाँ आया और कहाँ पर वो खर्च हुआ। मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका तफसीलन जवाब दे दिया, कितना पैसा आया और कहाँ पर खर्च हुआ। ये जो अब नई डिमांड बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ये इनको हल नहीं करनी है। मैंने इनको इस सरकार को वो प्रॉब्लम हल नहीं करनी है, मसला CSR का है। तशरीफ रखिए। ना ठाकुर रणधीर सिंह जी, AQ नंबर 1040 मिनिस्टर इंचार्ज एग्रीकल्चर।
AQ 1040, sir. Part A, sir. The modernization of agriculture in Jammu and Kashmir has been a significant focus for improving productivity, sustainability, and income for future farmers. Key steps taken include. सारा पढ़ूँ ये ठाकुर जी, ये बहुत बड़ा है ये. Well treated as that. Well treated as that. सर मेरा जो बालाकोट सुंदरबड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बड़ी पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इरिगेशन की हमेशा प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्रॉप आइडेंटिफाई की जाए, कौन सी क्रॉप वहाँ पे मिनिमम इरिगेशन के साथ हो सकती है, तो वो आइडेंटिफाई की जाए ताकि जो यूथ लोग हैं उनको हम इरिगेशन में इन्वॉल्व कर सकें। आप मशवरा दे दें कौन सी वहाँ पर ज़्यादा फिजिबल है, आप तो लोकल नुमाइंदे हैं वहाँ पे सर। पता है नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा, ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा। डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से। सर मेरे ख्याल से जवाब पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिमटा हुआ है सर, ये मेरे ख्याल से ग्रांट्स का जवाब है सर पूरा इसमें। पूरा है, इनको शायद टाइम नहीं मिला होगा पूरा पढ़ने के लिए। पर मोर क्रॉप स्कीम जो है इसके तहत सर 200 कम्युनिटी बोरवेल जो हम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ रेनफेड एरिया है, जहाँ इरिगेशन की दिक्कत है, वहाँ हमारी कोशिश है सर इस स्कीम को अमलाया जाए और उन एरियाज को कम्युनिटी बोरवेल्स दिए जाए। तो इसमें कंपोनेंट्स है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, फील्ड चैनल्स हैं, और कमांड एरिया भी काम कर रहा है। कमांड एरिया में जो नबार्ड में हमारे प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग है, और नए फाइनेंशियल ईयर के हमने और भी कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हैं जिससे हमारे जो रेनफेड एरियाज है, अनइरिगेटेड एरियाज है, उनको कवर करने का इरादा है। जावेद हसन बेग साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 568। क्वेश्चन नंबर 568, चूंकि ऑनरेबल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ग्रांट्स पे इस पे तफसील से बात की थी और मैं बिल्कुल उससे मुतमिन हूँ। मुझे सिर्फ दो चीज़ों की उनको जवाब तो देने दीजिए ना, पहले तो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये जवाब जाए, क्योंकि अगर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। पढ़ेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे ना कम से कम। AQ नंबर 568, अब पढ़ लूं या ना पढ़ूं ना? Now he wants that it should be treated as read। कहते कि जवाब मुझे तफसील से पहले ही मिला है। ये इनका इस पे वजाहत की है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ग्रांट्स के दौरान। इसमें मुझे सिर्फ दो नुक्ते हैं जिन पे मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। एक ये है कि ज़मीनी सतह पे जो हमारी मालूमात हैं, जब से ये बीम्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, 2019 से, अगर 2019 से आज तक आप जम्मू कश्मीर में जो एक्सपेंडिचर है अगर आप देखें तो क्या पहला मेरा ये नुक्ता है कि क्या बीम्स की वजह से फंड्स की यूटिलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, जो फंड्स पहले कुछ सरेंडर हुआ करते थे उसमें कमी वाक़ा हुई है, या इस सिस्टम के आने के बाद काफ़ी जगह ये देखा गया है, डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है कि फंड्स बहुत ज़्यादा फंड्स सरेंडर हो जाते हैं, 40% 50% फंड्स हमारे सरेंडर हो जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? एक। और दूसरा ये है कि ये भी बिल्कुल ज़मीनी सतह का मामला है कि हम सारे मेंबर्स किसी न किसी तरह से कोई न किसी मुलाजम के साथ घर में ही वाबस्तगी हमारी है। जो जीपी फंड का मसला है, मुलाजमों की अपनी जीपी फंड्स का मसला है, इसमें हमने देखा है कि मुलाजमों को 6-6, 8-8 महीने जीपी फंड के लिए अप्लाई करके उनको इसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो इन दो नुकात में मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, जहाँ तक पहली बात इन्होंने की, मैंने बजट के दौरान और ग्रांट्स के दौरान इस बात का जिक्र किया कि वो जो फैसला था प्लानिंग के फंक्शंस को फाइनेंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, इसको रिव्यू करके इसको जो है तफसीलन देख के अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी वो हम कर लेंगे। जहाँ तक दूसरा सवाल इन्होंने जीपी फंड के बारे में पूछा, सही है कि वक्तन फ़वक्तन मुलाजमों को अपने जीपी फंड के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। वो इस वजह क्योंकि कभी कभार ट्रेजरी में जो है पोजीशन थोड़ी टाइट हो जाती है, लेकिन हमारी
मुकम्मल कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो है उनको अपना जीपी फंड का पैसा मिल जाए। हाँ जी, मिस्टर इफ्तिकार हूँ। सर AQ नंबर 1347। मिनिस्टर इन चार्ज ट्राइबल अफेयर्स। AQ number 1347. Sir, the information with regard to ongoing projects in the Rajouri constituency is enclosed as Annexure A. There are 76 ongoing works. Part B, Gujar and Bakarwal hostels. As regards Gujar and Bakarwal hostels, during the current financial year 24-25, funds to the tune of 1833.40 lakhs, rupees 1801.90 lakhs under major head 2225 and rupees 31.50 lakhs under subhead 1796 were released in favor of 28 Gujar and Bakarwal hostels having intake capacity of 3,000 students. For further utilization after following financial codal formalities, hostel-wise details of the funds released under diet head is enclosed as an Annexure B. Pahadi hostels managed by social welfare departments. The reply as submitted by social welfare departments is as under. The grants financial allocation stands rupees 294 lakhs has been released by the administrative department under diet head for the financial year 24-25 and the grants has been disbursed for intake capacity of 700 inmates in respect of 9 boys girls Pahadi hostels. As per government guidelines, the Pahadi board has desired to enhance the diet and food charges due to expensive essential commodities and other daily needs items in the market. The hostel wise disbursement of diet charges is enclosed as an Annexure C. Part C. No diversion of funds has been made as reported. Yes, इफ्तिकार साहब। सर इसमें मिनिस्टर साहब ने जो बोला कि मैंने डिटेल इसमें मांगी थी कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ST ये ट्राइबल सब प्लान में रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं, 76 टोटल वर्क हैं जिसमें सिर्फ 16 कंप्लीट है और 31 मार्च को आज कितने दिन रह गए हैं वो आपको पता है, सिर्फ 10 दिन भी नहीं रहे और 76 में से 60 काम अभी कंप्लीट ही नहीं है। ये हालत है डिपार्टमेंट के कामों की। और दूसरा मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि मैंने उनसे पूछा था कि डाइट कंपोनेंट जो है, चाहे वो गुजर बकरवाल हॉस्टल्स है या पहाड़ी हॉस्टल्स है, उनका 100 रुपया है पर बॉर्डर, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या इसमें कोई इन्होंने प्रोविजन रखा है या बढ़ाना है तो कब तक बढ़ाना है? और तीसरा, जो पहाड़ी हॉस्टल है वो पहले क्योंकि वो ST के जुमरे में नहीं था तो उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको मैनेज करता था, अब क्योंकि वो उनको भी ST मिल गया तो वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में कब उसको वो टेक ओवर करेंगे ताकि उनको भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का बेनिफिट मिल सके? सर मैं कहूँ जो फंड्स आर रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस और प्रपोजल फॉर रिलीज ऑफ फंड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ ST2 हैज बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एज फार एज पहाड़ी हॉस्टल्स आर कंसर्न तो वो एक लिस्ट हमारे पास है, वो अगर चाहो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और बाकी जो आपकी रिजर्व बढ़ा रहे डाइट के प्लान में आप इसको बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं जनाब, इसको आपसे बैठकर इस पर मशवरा कर लेंगे। पर जब ट्राइबल डिपार्टमेंट कब टेक ओवर करेगा? चलो ये आपसे बैठकर मशवरा कर लेते हैं जनाब, अफसर भी बैठेंगे, हम और आप बैठकर इस पर तफसील से हम जानकारी देंगे। धन्यवाद। हमारा गुजर बकरवाल वहाँ एक उसकी टांगे कट गई, लेकिन हमारे पास चॉपर नहीं था क्योंकि गरीब आदमी था, उसको एयरलिफ्ट करते उसकी टांगे जो है वो वहीं पड़ी रही खेत में ही। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि अगर हमारे पास भी चॉपर होता तो उसको हम एयरलिफ्ट करते और उसका भी इलाज हो सकता। और ये बड़ी बदकिस्मती है सर कि अगर उस हमारी स्टेट के पास भी फैसिलिटी होती तो गरीब आदमी को हम एयरलिफ्ट करते और उसकी जान बच सकती। कोई बात नहीं, ये इसके लिए सवाल नहीं है। एडवोकेट विजय कुमार जी नहीं है, सलाहता से पूछे सवाल। तो नंबर 1197 सर। मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। So AQ number 1197 land measuring 13415 canal in 113 villages of district Samba and Katwa in Jammu division has been acquired by BSF for border fencing 135 feet wide strip and amount of rupees 11,508 crore as compensation has been received by the concerned collectors, out of which rupees 144.12 crore has been disbursed
to the landowners, and remaining amount is under process of title verification, etc. मिनिस्टर साहब इंचार्ज, इनके पास ये सवाल है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट पर्टेन करते हैं, कठुआ एंड सांबा। इसमें जो टोटल 13 लाख कनाल ज़मीन जो है बॉर्डर फेंसिंग एरिया पर है, और इसमें आपने कहा है कि हमने इनका कंपनसेशन जो है वो कुछ डिस्पर्स किया है, और शायद इसके अंदर डिटेल भी लगी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वहाँ पे जो हमारा बॉर्डर एरिया है, इसमें एक तो BSF है जिसमें उन्होंने कुछ एरिया एक्वायर किया है, और कुछ पेमेंट्स जो है इसकी सालों साल हमें मिलती नहीं है लोगों को। दूसरा, जो बॉर्डर के पार ज़मीन है, जो फेंसिंग के पार है, वहाँ पे आज भी हमें कल्टीवेशन करने के लिए इजाज़त नहीं है, जबकि लाखों कनाल ज़मीन जो है वो उस फेंसिंग के पार है। और ये कब तक होता रहेगा कि हम जो बाकी वाली ज़मीन है वो भी BSF ले ले, उसके बाद जो बाकी आगे की ज़मीन है वहाँ हम कल्टीवेट नहीं कर सके, तो किसान जाएगा। इसलिए मेरी ये विनती है आपसे कि जो ज़मीन वहाँ पे पार है उसको कल्टीवेट करने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि किसान जो है वो अपना काम कर सके। दूसरा, इसका रिव्यू जो है वो जो रेंट का रिव्यू वो मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक जो आर्मी के पास ज़मीन है हमारी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया डिप्टी कमीशन के डिस्पोजल पे है। आज तक अफसोस इस बात का, मैं कहता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ज़मीन हमने दी, ज़मीन देने के बाद आज तक हमें 4 साल के बाद, 2 साल के बाद मामूली कंपनसेशन मिलता है, और वो भी आज करोड़ों रुपया, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, करोड़ों रुपया इनके डिस्पोजल पे है, जो आज तक ट्रेजरी में पड़ा है। जो किसान, जो हमारे जिन्होंने ज़मीन दी है सर, उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इसके लिए इसको स्पीड अप किया जाए, ताकि ये पैसा जो आज तक जंग लग गया है पिछले 50-30 साल से कम लोगों को पैसा मिल सके। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, जो ऑनरेबल मेंबर का सवाल है, इन्होंने जो पूछा था कि कितने सारे लोगों को जो है अभी तक लैंड कंपनसेशन जो है ज़मीन के मालिकान को दिया गया है, वो हमने ऑलरेडी डिटेल्स बता दी। लेकिन जो उनका कंसर्न है कि ज़मीन वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको इजाज़त नहीं है यूज़ करने की। अब ये देखना पड़ेगा किसकी ज़मीन है, किस डिपार्टमेंट की, स्टेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है या क्या है, उसको एग्जामिन करके ही बता सकते हैं कि क्या आगे जो है पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा सही बात कही आपने कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के पास करोड़ों रुपया जो है वो पेंडिंग है, उसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा है जितना जल्दी होना चाहिए, जितना जल्दी मिलना चाहिए। तो इसमें भी देखेंगे कहाँ पे रुका हुआ है। जहाँ अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी ऑनरेबल मेंबर को, स्पेसिफिक कोई एरिया होगा, स्पेसिफिक कोई केस होगा, वो अगर लाए नोटिस में तो उस स्पेसिफिक केस को जो है जल्दी करवा सकते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास। डॉक्टर मनियाल जी। सर, ये दोनों अभी दोनों डिस्ट्रिक्ट सांबा में सब है, आपका साथी है। डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो सर इशू है उसमें सर ये जो सबसे ज़्यादा बात की है सर, मालकियत ज़मीन है, जो ऑनरेबल साहिबा कह रही है, जो मालकियत ज़मीन है और उनका कंपनसेशन उनको जो है वो सरकार ने दे दिया, चाहे आर्मी का है चाहे BSF का है, वो DCs के पास पड़ा हुआ है, डिस्बर्स नहीं हो रहा सर। ये मेरा क्वेश्चन भी था, गवर्नमेंट ने फिर ये कहा है पड़ा हुआ है, कुछ इश्यूज हैं सर, 15-15 साल से इशूज सॉल्व नहीं हो रहे। एक बात सर। दूसरा ये सर, जिन लोगों को अभी तक वो कंपनसेशन नहीं मिला है, अगर कोई इशू भी है सर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लेट जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम में जब तक वो इशूज सॉल्व नहीं होते थे, हर साल हर किसान को
2 फसलों का एक कंपनसेशन मिलता था एट द रेट ऑफ 1200 रुपया पर कनाल के हिसाब से। सर ना तो वो उनको फसलों का मिल रहा है, ना वो खेती कर सकते हैं, उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा। लैंड कई सालों से आर्मी बीएसएफ के नीचे पड़ी है, उसका भी कंपनसेशन नहीं मिल रहा। मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से आपके द्वारा रिक्वेस्ट है सर, इसको रिजॉल्व किया जाए। कई सालों से पैसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे सर? अच्छा सजेशन है इनकी तरफ से। इसमें जरा बताइए आप एक इसके बाद आप हाँ बोलिए जल्दी। सर सारी साहब मैं लेट हो गया, एक्चुअली मेरे इलाके में टेररिस्ट आए हैं, वहाँ मेरे को 1.5 घंटा लग गया, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। एक्चुअली सर ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें कौन सा क्वेश्चन? इसी का सर, इसी का आप पूछिए ना जल्दी। इसमें सर इसमें यह है कि मेरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ 5 गांव है, बबिया, लोंडी, ठगली, कठुआ वगैरह, उसके पैसे जो है 5 गांव के अभी तक नहीं आए हैं। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा कि बाकी तकरीबन पैसे सारे आ चुके हैं, टाइटल वेरिफिकेशन की कोई इसमें वो ऐसी चीज़ नहीं है, और इसके पैसे जो 5 गांव के पैसे हैं ये अभी तक नहीं है, इसके बारे में थोड़ा वादा करें। बाकी दूसरी बात जैसे मेरे ऑनरेबल मेंबर साथी साहब ने कही या मनियाल साहब ने कही है, बहुत सारा मेरा तो 11,247.17 मरले इतना एरिया जो उसके फेंसिंग के पार है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जिसकी सारी की सारी जो ओनरशिप लैंड है वो उसके फेंसिंग के पार है, तो उसमें इसमें इजाज़त मिलनी चाहिए। और जो 5 गांव का पैसा इस पर काइंडली इस पर मेरी पहले ही कहा कि ये एक अहम सवाल है। मैं कल ही हीरानगर के इलाके में लगभग 10 प्लीज ये आपकी मनापली नहीं है। जम्मू इज नॉट योर मनापली। जम्मू इज माय एरिया, रामनगर इज माय एरिया। प्लीज बी सीटेड। यू आर नॉट ए मोनोपोलिस्ट ऑफ जम्मू। ठेकेदार नहीं बने हैं आप जम्मू के। जम्मू इज मेरा जम्मू है। Why should he intervene? On what? Tell him, ask him. पूछिए सवाल पूछिए। हीरानगर में मैं कल ही गया था, लगभग 20 गांवों का मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। कितनी मिजरेबल कंडीशन है जो वहाँ लोगों ने हमें बताया। जो ये बॉर्डर बेल्ट है कठुआ का, सांबा का, हीरानगर का, ये कई सालों से इल्तिवा है। मेरा सवाल है इनसे 2014 से क्या किया। बहरहाल इसका ये मानी नहीं है कि जो कल तक नहीं हुआ वो आज नहीं कर लेंगे। बीएसएफ या आर्मी वो भी हमारी है, उनके कंट्रोल में ज़मीन है। अगर जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, मिल्कियती ज़मीन है, उनको मुआवजा न मिले, उनको उसको काश करने की इजाज़त न मिले, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आप ज़ाती तौर पर ये देख लीजिए, ऑनरेबल एमएलएज को भी उसमें शामिल कीजिए और किसानों का ये मसला जो पेंडिंग है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, कुछ हल ढूंढने की कोशिश करें। कितने लोगों की बात सुनो? 1 2 3 4 5 कितना सुनो? इस तरह से तरीका थोड़ा होता है। किस का जवाब दूं? कितने लोग खड़े हैं मुझे बताइए। खड़े जवाब सुनिए। आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। सीएम साहब जवाब दे रहे हैं। जवाब मिल रहा है आपको, जवाब मिल रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये किसी एक ऑनरेबल एमएलए का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, एलओसी, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड हो। फिलहाल एक एक का मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे पे बैठे हुए हैं। अगर आपने नंबर सुना होगा 155 करोड़ जो हमें आए, उसमें से 144 डिसबर्स हुए हैं।
11 करोड़ फिलहाल डिपार्टमेंट्स के पास है जिनको डिसबर्स करना बाकी है। डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि उसमें तेज़ी लाए। लेकिन जिस तरह तारिगामी साहब ने भी जिक्र किया, ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन भी इशू है। इस रिलीफ के अलावा और भी लोगों के मसले हैं। मेरी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश होगी कि सेशन ख़त्म हो जाने दीजिए। जैसे ही सेशन अप्रैल के पहले हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बॉर्डर या LOC के करीब रहते हैं उन्हें बुला के मैं उनके साथ मीटिंग कर लूँगा, अफसरों को रख लेंगे और जो भी हुकूमत की तरफ से हमें करना होगा हम कर लेंगे। थैंक यू एजाज खान साहब। सर AQ नंबर 1096 मिनिस्टर इंचार्ज FCS and CA। AQ नंबर 1096 स्पीकर सर, इस सवाल का मैं 3-4 बार एक ही जैसा जवाब दे चुका हूँ। यस, वी आर ओपनिंग 1600 न्यू फेयर प्राइस शॉप्स, और अगर जेन्युइन किसी विधायकगण की ऑनरेबल विधायकगण चाहते हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन पे वही पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी का जेन्युइन, तो मैं कहूँगा डिपार्टमेंट इज कंटेम्पलेटिंग ओपनिंग ऑफ न्यू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस JNK एज पर फ्रेमवर्क्स इन वो विच इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टारगेटेड पब्लिक distribution system order 2023. Since elected government has assumed the office, it has been thought prudent to rope in elected members also to firm up requirements of new fair price shops across Jammu and Kashmir, which necessitates a relook of existing framework. Further steps shall be taken after the required amendments are carried out, and opening of such new fair price shops as per policy shall also be considered in Haveli constituency. Uncovered panchayats and undeserved areas shall be prioritized for opening new fair price shops. और जैसा कि मैंने बोला कि जो डिस्क्रिप्शन रहेगी सर वो आदरणीय विधायकगण की रहेगी, और जहां भी जेन्युइन उनको लगेगा वो हमें बता सकते हैं। पार्ट बी, फूड ग्रेन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू डिफरेंट कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस विद द एंटाइटलमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर NAFSA. Additionally, a top-up of 10 kg is also being provided to an eligible household in PHS category under JNK government run scheme of PMFSS. However, there is also a proposal in annual financial statement of 2025-26 to provide additional free food grains in the context of AY household only. Part C, the department does not maintain any updation list of the beneficiaries, or all the additions, modifications or deletions are captured on the said portal. All the details of the beneficiaries under all the groups are available on RCMS portal, which is in public domain and can be accessed at rcmsjk.government.in. Part D, the details of beneficiaries can be accessed on the portal, and in case it's being felt that there is any undeserving beneficiary, it can be reported to the department. Drill down report up to ration card level is also available on RCMS portal, which can be accessed by anyone. The steps to go up to TSO RC level in the portal are listed in Annexure 1 for convenience. पूछिए आप साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मंत्री साहब का ध्यान दिलाऊंगा सर। पार्ट C जो है मेरे क्वेश्चन का, उसमें आप देखिए सर, यही सवाल मैंने इन राइटिंग पुंछ में भेजा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने जवाब नहीं वहाँ पे दिया। और यहाँ पे भी आप देखिए, मैंने इनके सवाल पूछा कि 2022 और 2024 तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत सा फेर बदल किया है। बहुत से लोग हैं जिनको AOI लिस्ट से निकाला गया है, BPL लिस्ट से निकाला गया है, और आज भी डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है कि किन लोगों को लाया। स्पीकर सर, मंत्री साहब के नोटिस में लाऊंगा, 15,000 रुपये एक आदमी से लिया जाता है वहाँ पे। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ये करूँगा, इस पर आप रिकॉर्ड में सर लाइए, 15,000 एक आदमी से लिया जाता है। और मेरे 2 TSO2 जो मेरे वहाँ पे हैं, लगभग 500-601 पे, लगभग 500-601 पे, लगभग 2 करोड़ रुपए वहाँ से लोगों से वसूले उन्होंने। और इसी वजह से इनके पास जब मैं इनको सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे डिटेल दीजिए, किस क्राइटेरिया पे आपने इसको BPL बनाया, इसको APL बनाया, और जो पुराना बेचारा गरीब मर रहा है वहाँ पे, उनको वहाँ से काट के इसमें सर इंक्लूड किया गया है। ये सवाल सर पूरा का पूरा मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है इस डिपार्टमेंट का, और इस डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये खाली नीचे बेस पे नहीं, इनके तार जो है सर सेक्रेटरीट और डायरेक्टर ऑफिस में जुड़े हुए हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि प्लीज़ जब भी आपको सवाल आए उसको पढ़ के ज़रा देख, यहाँ पे असेंबली में लाया जाए। सर ये जवाब यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है। क्या मैं अपने लोगों को जवाब दूंगा
क्या हम अपने लोगों को बताएंगे? ये हालत है, गवर्नमेंट हमारी हुकूमत है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने पावर में लाया, यहाँ पे हुकूमत बनी, वो इसलिए दिया, लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। और इस किस्म का जवाब स्पीकर साहब, मैंने 2 बार वहाँ पे चिट्ठी लिखी, मैंने एडी को चिट्ठी लिखी, टीएसओ को चिट्ठी लिखी। जब मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे घर के बाहर 500 लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, रोते हैं मेरे घर के बाहर, कहते हैं जनाब हमारे नाम लिस्टों से कटे हैं, और कोई जवाब नहीं। आज भी देखिए डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि खासकर अगर और कहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिलेंस को रिकमेंड करें इस लिस्ट को, और एक एक जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है, मैं स्पीकर सर बताऊंगा हजारों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, कहां से उन्होंने वो बनाई है। मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि इस मैटर को देखा जाए और इस सवाल का जवाब जिस ऑफिसर ने दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पे। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बड़ा ही एक जेन्युइन कंसर्न है और ये हर जगह है, और एक इतने गंभीर आरोप अगर लगाए, मैं इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगा, इसको एग्जामिन कराएंगे। अगर ये ठीक निकला, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ये सफाई करने के लिए, जो पिछला बिगड़ा हुआ निज़ाम है पिछले दशकों से, उसको सुधारने के लिए, और एक वेरिफिकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड। ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो डीसी ऑफिस पुंछ में बोला था, उसकी वेरिफिकेशन चल रही है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर इनको भी बिठाकर हम इनको सौंप देंगे। और ये वाकई गंभीर इल्ज़ाम है। हमें आए हुए 4 महीने सर हुए हैं, लेकिन जो पिछला निज़ाम बिगड़ा हुआ उसको समय तो सरकार को लगेगा, एंड आई होप कि पिछला जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है उसे हम ठीक करेंगे। यही हमारी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है और इसे हम करेंगे। धन्यवाद। जो गलत जवाब वहां से दिया है उसके लिए मंत्री साहब कहें या तो रिप्लाई दोबारा आए इसका डिटेल के साथ। मेरी गुजारिश है मंत्री साहब से कि इसकी डिटेल हमें प्रोवाइड की जाए कि किस क्राइटेरिया पे जो इन्होंने लोग एंटर किए हैं वो किस पे किए हैं। ये कहते हैं वेरिफिकेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज हिज रिप्लाई। शेयर किया, हमारे पास डिटेल ही नहीं है। नहीं, आप तो बता रहे हैं ना नई इंफॉर्मेशन जो ये कह रहे हैं इस वक्त, ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। कि कौन लोग इसमें लाए हैं सर? मुलाजिम लोगों को डाला है बीच में, जो एम्प्लॉयज है उसको डाला है। हमें डिटेल दे दे मंत्री साहब, हमें डिटेल दे दे सर कि कौन लोग इसमें आए हैं। सर इस इशू में एक सजेशन है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट सर, एक सेकंड रुको सर, कुछ नहीं करना सरकार ने, जो इनके पास रिकॉर्ड में है बीपीएल, उनके घर के बाहर प्लेट लगा दीजिए मैं बीपीएल कार्ड धारक हूँ। कोटी वाला अपने आप सर पीछे सरेंडर कर देगा कि मैं नहीं हो सकता। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चले कोई बात नहीं, अब सुनिए ना, ये अब मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे। सर बड़ी अच्छी सर बड़ी शानदार सजेशन दी है रंधावा साहब का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर। अच्छी सजेशन दी है, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं लगाना चाहेंगे अपने घर के बाहर, क्योंकि जो कमियां रह गई हैं पिछले दौर में उनको हम दुरुस्त करेंगे। मैं अश्योर करता हूं ऑनरेबल मेंबर को, द लिस्ट विल बी प्रोवाइडेड, और अगर उसमें कोई कमी है हम बैठकर इसका निवारण करेंगे। बीर सैफुल्लाह साहब। सर AQ नंबर 49। यस मिनिस्टर इन चार्ज आप सर AQ नंबर 49, General Administration Department by Government Order number 2129 JK of 2024 dated 24/12/2024 has ordered a verification of beneficiaries. This is requirement under sub-clause 18 of clause 4 of Targeted Public Distribution System Order 2015 to make the PDS database clean and credible, which reads as under. The state government shall make all endeavors to eliminate bogus and ineligible ration cards as a continuous process. For the Government of India from time to time has advised, instructed the states, UTs to undertake proper verification and remove undeserving beneficiaries' ration cards. Part B. The process of verification has been ordered to include and retain genuine beneficiaries under PDS and to weed out undeserving beneficiaries so as to meet the requirements of Targeted Public Distribution System. Part C. Under National Food Security Act
35 kgs of food grains are provided to every AY household every month, free of cost, and 5 kg food grains are provided to every PHH beneficiary, free of cost every month. The entitlement is in accordance with the scale provided under NAFSA for these beneficiaries. Part D, no such instance has been reported to the department. सर, चंद साल पहले एक कंप्रहेंसिव वेरिफिकेशन हो गई BPL AY जो कैटेगरीज में लोग हैं उनके, और उसी वेरिफिकेशन के तहत आज उन लोगों को AY के तहत राशन मिल रहा है और BPL के तहत। जब ये ऑर्डर हो गया वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो देखने में आया है जो डिज़र्विंग है BPL कैटेगरी के और AY कैटेगरी, उनको काट कर जेन्युइन लोग जो हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है, और जो जेन्युइन नहीं है सिफारिशी लोग हैं जो सिफारिश के बुनियाद पे चाहे उस फूड एंड सप्लाईज़ के मुलाजिम के साथ उसका या स्टोर कीपर या उस जो तहसील ये फूड ऑफिसर है उनसे मिलकर उनसे बात करके अपने आप को चढ़ा रहे हैं लिस्ट में, और जो जेन्युइन गरीब लोग हैं मुस्तहिक लोग हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है। जो मैं कुपवारा त्रागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या इस बारे में आप क्या करेंगे, क्योंकि अब इस गार्ब में आपके ऑर्डर के गाँव में ऐसे लोग इस लिस्ट में आ रहे हैं जो डिजर्व नहीं करता, जिनका हक नहीं बनता है, और ऐसे लोगों को ड्रॉप किया जा रहा है जिनका हक बनता है, जो डिजर्व करते हैं। अब ये चंद सालों के अंदर एक BPL कैटेगरी में जो बंदा था या जो AY कैटेगरी में इतनी मुश्किलात में इतनी तकालीफ में वो कैसे अमीर बना कि आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, जबकि उसको डिजर्व कर रहा है बेचारा। तो उसको ड्रॉप करने के आप जो गलत लोग उसमें इस वक्त अब चढ़ा रहे हैं उसको उनको क्या उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप ड्रॉप करेंगे और जो जेन्युइन है उनको आप इस लिस्ट में रखेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो इशू है ये पूरी स्टेट का है सर। मैं चाहूँगा आदरणीय विधायकगण जिन लोगों को जो ये कह रहे हैं जेन्युइन नहीं है एज फार एज दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इज कंसर्न, ये मेरी मदद कर दें, एक लिस्ट अगर प्रोवाइड कर दें जो जेन्युइन नहीं है तो हमें उसे एग्जामिन कराएंगे, और जो जेन्युइन है वो एक क्राइटेरिया के तहत आ रहे हैं सर। मैं भी अपने डिपार्टमेंट के थ्रू एक अपने डिपार्टमेंट के तहत आई विल एग्जामिन इट, और जहाँ जहाँ कमियाँ पाई जाएंगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। एक गाँव की बात नहीं है, मैंने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी टूरिंग की तो मैंने पाया कि एक गाँव में कम से कम 40-50 लोग जो डिजर्विंग हैं, जो हक रखते हैं BPL और AY का, उनको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप इस बुनियाद पे किया गया है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई जानने वाला नहीं है, उनका कोई अप्रोच नहीं है। जो अप्रोच वाले लोग हैं जिनकी सिफारिश हैं उनको ऐड किया, ये हर एक गांव में हुआ है, ये सिर्फ एक गांव में नहीं है, हर एक गांव में हुआ है। मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या आप जो लिस्ट पहले बना हुआ था जेन्युइन लिस्ट था उसको स्टैंड रखेंगे या जो गलत लोग आपने चढ़ाए उनको ड्रॉप करेंगे? मुझे क्लियर कट जवाब चाहिए इस बारे में। मेरे ख्याल में एक मिनट तशरीफ रखेंगे जज साहब, जस्टिस साहब तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब ने एक बात क्लियर कर दी, जरा मेहरबानी करके तो सुनो ना एक बात, खामोश रहो ना आप, खामोश रहो। इस तरह से सब बातें करते हो, इस तरह से चलता नहीं है ये। इसे सवाल पूछा जवाब तो सुनने दीजिए। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी हेल्प अगर ये हो जाती, मुझे ये कहा जाता कौन डिजर्विंग नहीं है, वो लिस्ट मुझे मिलती, मैं तहकीकात करके उनको ड्रॉप करूंगा जो डिजर्विंग नहीं है। यही उनकी ऑफर है, ओपन ऑफर। तो आप और क्या कर सकते हैं मिनिस्टर साहब, क्या करें? या जो डिजर्विंग हैं, कौन डिजर्विंग हैं जो चढ़े नहीं हैं, इनको लिस्ट फराहम कीजिए, ही विल लुक इनटू इट। हाँ बताइए आप बीवी साहब, इस तरह से सब नहीं, एक एक करके। स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ये हम सबको टच करता है। जब भी हमारी सरकार आती है, ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं इन वोग, क्या उनको रोकने की जिम्मेदारी हमको ही होती है जो लोगों के हक में ऑलरेडी चल रहा है? What is your question now? सर इसको डिले क्यों ना, पेंडिंग क्यों ना रखा जाए? किसको? ये जो इन्होंने ये ऑर्डर निकाला है जिसमें ये देख रहे हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना, अभी पेंडिंग क्यों ना रखा जाए और उसके 1 साल के बाद इस पर कॉल लिया जाए। तशरीफ रखिए। एक तरफ से आपकी शिकायत है कि गलत लोगों को वहां दर्ज किया गया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं वेरिफिकेशन ही मत करो। हाउ इज इट पॉसिबल? आप दो चीजें एक वक्त कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि गलत लोग दर्ज हो गए हैं, दूसरा कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ही मत करो।
एक गुजारिश जरा मीर साहब पहले, उसके बाद आप पहले मीर साहब पूछे। मीर साहब ऑनरेबल स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब के नॉलेज के लिए इनके डिपार्टमेंट ने खासकर जैसे हमारी इलेक्टेड सरकार आई उससे पहले तो वो सो रहे थे, जैसे चल रहा था तो चल रहा था। जैसे हमारी सरकार आई, इलेक्शन हुए, रातों रात एक पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की कि सिर्फ तोड़ फोड़ शुरू करो, और इतनी क्राइसिस पैदा कर ली जैसे 10 साल कुछ नहीं हो रहा था।